लॉरेंस कॉलोनी में दोपहर का सूरज जगमगा रहा था। वो चारों बहन भाई इस लम्हे ग्रिल वाले कमरे में जमा थे। सोफे पर मखदूम अहमद और उनके साथ ही कलसूम जहां बैठी हुई थी। लीलन की शलवार कमीज पर पश्मीना की चादर ओढ़े इनकी माथा पर शिकनों का गहरा जाल था। करीब बैठे हुए मखदूम अहमद जो भी कह रहे थे इससे कलसूम जहां बिल्कुल भी मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही थी। अम्मा छाड़ दो हुन बस कर दो। अम्मा छोड़ दें अब बस कर दें। रुबीना बेगम ने ताज़े मोटे माल्टों वाली टोकरी अपने आगे खिसकाते हुए कहा तो कुलसुम जहां ने इन्हें घूरी से नवाजा। तू ते चुप ही रह। तेरा कराया कीता कराया हाले तक भुगत रहे हैं। ऐसे नुई पौड़ा नहीं असी हुन नवा पौड़ा नहीं पाना। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारा किया हुआ अब तक भुगत रहे हैं, हमने अब नया फड्डा नहीं डालना। कलसूम जहां ने कहा तो रुबीना बेगम अपना सा मुंह लेकर रह गई। बस कलसूम, हुन नहीं, कुछ नहीं। तू हुन किसे गाल दे विच नहीं बोलना। तेरा दिल करे ते मेरे फैसले का एहतराम करी, ना दिल करे ते ना सही। बस कलसूम, अब नहीं, कुछ तुमने नहीं किसी की बात में बोलना। तुम्हारा दिल करे तो मेरे फैसले का एहतराम करो, ना दिल करे तो ना सही। इनका ये दो टोक लहजा कलसूम बेगम के लिए बहुत कम होता था, मगर अगर आज ऐसा लहजा था तो जरूर इसके पीछे कोई अहम वजह थी। जो दिल के अंदर करो, जो दिल में आता है करो। कलसूम जहां ने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हुए कहा और वहां से निकल गई। छड्डो अब्बा जी, जो आपको बेहतर लगता वही करो। सफीना बेगम ने अब इनमें सबसे पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। मखदूम अहमद बस खामोशी से बैठे कुछ सोचते रह गए थे। क्या ये कोई नहीं जानता था। वो भी क्लास से बाहर निकली थी कि बैग में रखा हुआ इसका फ़ोन बजने लगा। ये इसका इकलौता फ़ोन घर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता था। वो भी सिर्फ इसलिए कि बाहर रहने वाला अपनी इत्तला दे सके। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी जानब साइम अहमद की आवाज़ सुनकर वो जहाँ थी वहीं ठहर गई। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जामे से हमें एक और जगह जाना है। उन्होंने मज़ीद इसकी कोई भी बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया था। शानें उचकाकर इन्हें इंतज़ार न करना पड़े, ये सोचकर उसने अपने कदम गेट की जानिब बढ़ा दिए। 15 मिनट के इंतज़ार के बाद एक सफ़ेद रंग की कल्टस गेट के सामने रुकी थी। साइम साहब को गाड़ी में मौजूद देखकर वो फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? उसके फितरी तजस्सुस ने ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारे दादा के घर। इनका जवाब नहीं था, बल्कि जोरदार झटका था कोई, जो इस लम्हे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई हाइजा साइम को लगा था। बाबा, अम्मी को पता चल गया तो वो कभी दोबारा मुझसे बात नहीं करेंगी। उसने जोर देकर कहा तो उन्होंने उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी अपनी मतलूबा स्पीड पर ही जारी रखी। तुम्हारी अम्मी को मैं संभाल लूंगा इस वक्त। ज़रूरी है कि तुम्हारे दादा का हुक्म माना जाए। हाइजा ने आज से पहले इन्हें इतना संजीदा कभी नहीं देखा था। लेकिन अब क्यों बाबा? जब वक्त था तब तो आपने उनकी हुकूमत अदूली कर ली थी। अब ये कफारा क्यों? उसे सवाल हमेशा से सताते थे और जब उसे सवाल सताते तो उन्हें पूछ लिया करती थी। वक्त और इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त ढलता है तो उम्र ढल जाती है, उम्र ढलती है तो इंसान भी ढल जाता है। फिर ना तो उसके जज्बात वैसे रहते हैं और ना ही ज़मीर। इनकी इस बात में शायद इसके सारे सवालों के जवाब मौजूद थे। गाड़ी चलती हुई एक खुली सी शफाफ सड़क पर आ गई थी जहाँ लॉरेंस कॉलोनी का बोर्ड चस्पा था। गाड़ी का रुख कॉलोनी में मोड़ते हुए वो बहुत बार इनके दिल को कुछ हुआ था। बहुत सारी पुरानी यादों ने दिल में दस्तक की दी थी, मगर अब हिम्मत करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। गाड़ी एक बड़े से स्याह गेट के सामने रुकी तो हाइसा ने निगाहें उठाकर उस स्याह गेट को देखा, जिसके पार लोहे की चादरें दिखाई दे रही थी। वहां कोई बेल नहीं थी। वो दरवाज़ा खुला रहता था हर आने वाले का। वो दरवाज़ा किसी मेहमान नवाज मेज़बान की तरह हमेशा खुला रहता था। आज भी वो खुला हुआ था। साइम साहब के दिल ने कहा था कि दरवाजे पर दस्तक दे लो, मगर फिर दिमाग ने इनकार कर दिया। अपने घर में दस्तक दे कौन जाता है? क्या ये अब भी इनका घर था? सवालों की बौछार ने सर उठाया तो उन्होंने गहरी सांस भरकर दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। वैसा ही था, खुला, खुला सहन, बाएं दीवार के साथ कतार में पौधे और फिर बैठक का दरवाजा। हर चीज़ तो वैसी ही थी जैसी अब से कई साल पहले वो छोड़ कर गए थे। इस क्वार्टर में बदलाव की जगह ही नहीं थी। सहन पार करते ही लोहे की चादरें शुरू हो जाती थी, जिसके बाएं जानब स्टोर और सामने एक कमरा। कमरे के साथ ही चादरें खत्म हो जाती थी और थड़ा सा बना था।
जिससे एक कदम नीचे रखते ही सीमेंट की टैंकी और साथ ही ग्रिल वाला बड़ा कमरा जहां इस समय भी चाय नमाज पर मखदूम अहमद असर की नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे थे। बावर्ची खाने से जरीना बेगम इन्हें देखकर बाहर निकली थी। चेहरे पर हैरत थी, मगर ज़बान पर कुफ्ल था। आलिया बेगम की शादी चूंकि तब नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने साइम अहमद को तस्वीरों के अलावा हकीकत में नहीं देखा था। इसी कमरे में रुबीना और सफ़ीना बेगम भी मौजूद थीं, अलबत्ता कुलसूम जहाँ वहाँ नहीं थी। इतने सालों के बाद साइम अहमद को अपनी आंखों के सामने देखकर इनका चौंकना तो बनता ही था, और वो चौंकी भी थी। अलबत्ता मखदूम अहमद का सुकून काबिल दीद था। इनके चेहरे पर इत्मीनान की गहरी परछाइयाँ थीं। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें खुद भी यूँ महसूस हुआ था जैसे आवाज़ किसी गहरी खाई से आई हो। इस लम्हे वो अपनी ही आवाज़ पहचान नहीं पाए थे। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीना बेगम सबसे पहले जवाब देकर उठी और जाकर भाई के सीने से लग गईं। आंखों से आंसुओं की एक झरी बह रही थी, मगर फिलहाल इन्हें इसकी परवाह नहीं थी। रुबीना बेगम ने भी ये उम्र दोहराने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। अब हालात कुछ यूँ थे कि साहिब अहमद के एक जानब रुबीना बेगम खड़ी थीं, तो दूसरी जानब सफ़ीना बेगम। बहनों के दिल भाइयों के मामले में शुरू से ही ऐसे नरम होते हैं। की हाल है साइम? क्या हाल है साईं? मखदूम अहमद का लहजा नरम था, मगर आंखों में इन्हें अपने लिए न जाने क्यों एक बेगाना सा तासुर नजर आया था। मैं ठीक हाँ अब्बा जी, तुसी दसो। मैं ठीक हूँ अब्बा जी, आप बताओ। उन्होंने आगे बढ़कर सर झुकाते हुए पूछा तो उन्होंने उनकी कमर पर हाथ रखकर इन्हें प्यार दिया। इनके हाथ रखने की देर थी कि साइम अहमद किसी नन्हे बच्चे की मानन बिलबिला उठे थे। जब रोए तो सबकी आंखें ही अश्कबार थी। पिछले तमाम गुनाहों को याद करके बार बार इनकी जबान पर माफी का तकाजा आता जा रहा था। नहीं करना मैं तेनू माफ, तू मेरे सीनों लग गया है। नहीं करना मैंने तुम्हें माफ, तुम मेरे दिल से गुजर गए हो। कलसूम जहां अंदरूनी कमरे से बाहर ग्रिल में आई तो साइम अहमद को देखकर इनका पुराना गुस्सा सारा वापस ऊद आया था। एक जानब को खड़ी हाइजा भीगी आंखों से ये सारा तमाशा देख रही थी। इसके बाप ने इसकी माँ और इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था। इतने सालों से वो अपने सीने पर एक बोझ लिए आ रहे थे, और आज भी इनका ये बोझ कुछ हल्का नहीं हुआ। इसकी दादी का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ सज़ा घाटे मेरे लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मा, बहुत भुगता है मैंने इतने साल आपके बगैर गुजार दिए हैं। क्या ये सज़ा कम है मेरे लिए? कारपेट पर बैठते हुए वो भीगे लहजे में गोया हुआ तो हाइजा का दिल जैसे किसी मुट्ठी में आ गया हो। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ के खलो। ਇਹ तो आप कीता तो फिर हुन कादी माफ़ी मांगना है। ये तुम्हारी अपनी मर्जी थी। हमने नहीं कहा था कि तुम्हें इस लाइन से दिल लगाओ और हमारे सामने आकर खड़े हो। ये तुमने खुद किया। अब माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? कुलसूम जहाँ तो किसी तौर पर भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। बस कुलसूम, मैं हुण इस लड़ाई नाल नहीं रह सकता। बेहतर है ये कि तू इन्हू माफ़ कर दे, क्योंकि इन्हू मैं बुलाया। बस कुलसूम, मैं अब इस लड़ाई के साथ नहीं रह सकता। बेहतर यही है कि तुम इसको माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने इसको बुलाया है। मखदूम अहमद ने तहकमाना अंदाज में कहा तो कुलसूम बेगम खामोश होकर रह गई। सच तो ये था कि वो मखदूम अहमद के सामने इसके अंदाज के सामने बहुत कम ही बोला करती थी। दादू, मैं मानती हूँ मेरे बाबा ने आप सबको बहुत तकलीफ दी है, मगर मैं बचपन से देख रही हूँ उन्होंने हर लम्हा आपको याद करते गुजारा है। मेरे बाबा ने आपको दुख देकर अपनी ज़िंदगी का फैसला तो कर लिया था, मगर इनके इस फैसले से सारी उम्र मेरे बाबा और अम्मी के दरमियान एक खला रहा है। वो कभी भी इस तरह से खुश नहीं हुए जिस तरह से एक पसंद की शादी करने वाले जोड़े को रहना चाहिए था। प्लीज़ दादू, ये नफ़रतें, ये गलतफ़हमियाँ और नहीं, प्लीज़ मेरे बाबा को माफ़ कर दें। इन्हें अपने दिल में थोड़ी-सी जगह दे दें। आयशा ने हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े होते हुए कहा तो पोती को यूँ सामने देखकर रूबरू साइम की कार्बन कॉपी देखकर न जाने क्यों दिल पिसच गया था। आंखों की साकन और बेतासुर पुतलियों पर झील नमूदार हो गई थी। फिर बर्फ पिघली थी और आंसू छम छम गिरते आंखों के रास्ते गालों पर बहते। अपनी धी दा शुक्र मना। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ माफ़ कर रही हूँ तेनू, नहीं तो तू मेरा बड़ा ही दिल दुखाया है। अपनी बेटी का शुक्र मनाओ, इसके कहने पर माफ़ कर रही हूँ मैं तुम्हें, वरना तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। कुलसूम जहाँ ने भीगे लहजे में साइम अहमद से कहा तो वो हाथ जोड़े सर झुकाए इनके सामने आ गए। माफ़ कर दो अम्मा, बड़ी वड्डी गलती हो गई। आइंदा ਤੁਹਾਨੂੰ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माफ़ कर दे अम्मा, बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इनके लहजे में इस कदर राज़ी थी कि रुबीना बेगम की ज़ुबान में खुजली होने लगी।
ऐदा मतलब तेरा फिर ब्याह करन दा इरादा है? इनका मतलब इसका मतलब तुम्हारा फिर शादी करने का इरादा है। इनके कहने पर साईं अहमद तड़प ही तो गए थे। कोई खुदा दा खौफ करो आपा, कोई खुदा का खौफ करें आपा। इनके दहल कर कहने पर एक जानदार कहकहा बरामद हुआ था। इतने सालों के बाद अहमद खानदान खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था। जाओ भाई साहब, जैमल और मावरा के साथ बैठो। साइम अहमद ने हाजा को वहां से जाने का कहा तो वो सर इस बात में हिलाती हुई जैमल और मावरा के साथ चली गई। इसके जाते ही तमाम बड़े नशिस्त संभाल कर बैठ गए थे। नईम अहमद भी वर्कशॉप से आ चुके थे। अपने बहन भाइयों के दरमियान बेशक इंसान को हमेशा सुकून ही मिलता है, जैसा इस समय इनको मिल रहा था। वो जैमल और मावरा के साथ बाहर से हिंद में निकल आई थी। इससे पहले कि वो इन लोगों से कोई बात करती, गेट खोलकर मुकर्रम अंदर दाखिल हुआ था। इसके साथ ही रहमान और रहील भी अंदर दाखिल हुए थे। मुकर्रम ने सिर्फ एक नज़र इसकी जानब देखा था। तुम, उसके नथने फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हायजा ने इन दोनों को नजरअंदाज करके सीधा इस पर चढ़ाई की थी। ये मेरा घर है, यूनिवर्सिटी में तो चवले मारती हो, यहाँ भी पहुंच के मेरा दिमाग खाने। मुकर्रम को बस नहीं चल रहा था कि इसको उठाकर बाहर फेंका। जाओ जाओ, तुम जैसे होते हैं जो किसी का कामयाबी नहीं हजम कर सकते। डकार आते रहते हैं तुम्हें मेरी शानदार कामयाबी देखकर, फिर हाजमा इतना खराब हो जाता है तुम्हारा कि गैस हो जाती है तुम्हें। वो भी कहाँ इसका लिहाज करने वाली थी। सेहन में खड़े खड़े ही उसने मुकर्रम अहमद की चीथड़े उड़ा दिए थे। तुम्हारी जबान है कि कोई तेज धार आला जो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। सीने पर बाजू लपेटते हुए उसने कहा तो वो आंखें घुमाकर रह गई। चलो चलो, मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। हाइजा ने गहरी सांस भरते हुए कहा तो वो आंखें घुमाते और नकले फैलाते हुए चारपाई पर बैठ गया था। एक मिनट, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? रहमान ने हाथ उठाकर इन्हें रोकते हुए कहा तो वो दोनों एक दूसरे की जानब देखने, फिर जब बोले तो दोनों की आवाज़ एक साथ इतनी ऊंची थी कि रोहेल, रहमान, जैमल और मावरा अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर हो गए थे। नहीं, एक लंबा सा नहीं दोनों के मुंह से खारिज हुआ। दोनों मुख्तलिफ जावियों में निकल गए थे। ग्रिल वाले कमरे में अब तक साइम अहमद अपने बहन भाइयों और माँ बाप के हमरा मौजूद थे। तीनों एक अहम मकसद ले तैनू एक अहम मकसद ले बुलाया है। तुम्हें एक अहम मकसद के लिए बुलाया है। मखदूम अहमद की आवाज़ इंतहाई धीमी थी। शायद वो ये नहीं जानते थे कि जो वो बात करने वाले हैं वो इस कमरे की हदूद से बाहर न जाए। शायद जी, उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा तो मखदूम अहमद सवालिया निगाहों से उनकी जानब देखने लगे। ਤੁਸੀਂ हमेशा की तरह खानदान ਨੂੰ जोड़ना चाहते हो। आप हमेशा की तरह खानदान को जोड़ना चाहते हैं। साइम अहमद का अंदाजा कितना दुरुस्त था ये तो मखदूम अहमद ही बता सकते थे। अरसे बाद ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ मैं तेरे तो बेखबर सी तो यह तेरी गलतफहमी होएगी। अरसे बाद तुम्हें वापस बुलाया सिर्फ फैसला करने के लिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि इतने सालों से मैं तुमसे बेखबर था तो ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। मखदूम अहमद के लहजे का यकीन देखकर साइम अहमद के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। जानदा अब्बा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ आने वाले हर लम्हे तो वाकफियत हैगी सी। जानता हूँ अब्बा जी, आप कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकते थे। आप मेरे पर आने वाले हर लम्हे से वाकिफ थे। साइम अहमद का लहजा लहजा जरा भीगा हुआ था। ते बस फिर मैं तेरे कोलों अपने मुकर्रम वास्ते तेरी कुड़ी दा मांग रहा। तो बस फिर मैं अपने मुकर्रम के लिए तुम्हारी बेटी मांग रहा हूँ। मखदूम अहमद के इतने अचानक वार पर साइम अहमद समेत सभी अपनी जगह पर साकन हो गए थे। किसी को भी इनसे इस कदर जल्दी फैसले की उम्मीद नहीं थी। अब्बा जी ਉਹਦੀ माँ ਕੋਲੋਂ पूछ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। इंशाल्लाह वही होएगा जो तुसी चाह रहे हो। अब्बा जी इसकी माँ से पूछकर आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह वही होगा जो आप चाह रहे हो। साइम ने इजाज़त लेते हुए कहा तो वो सर हिलाकर रह गए। वो अब अच्छे से जानते थे कि होगा वही जो वो चाह रहे हैं। उन्होंने साइम अहमद को खुश असलूबी से जाने की इजाज़त दे दी थी। वो और हायदा सबसे मिलकर बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठकर उन्होंने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी थी। हायजा की खामोशी देखकर वो पूछे बिना नहीं रह पाए थे। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा दादा का घर? गाड़ी मेन शाहराह पर लाते हुए उन्होंने पूछा तो हायजा ने मुस्कुराकर इनकी जानिब देखा। अच्छे थे सब सवाए इस जल कुकड़े मुकर्रम के। उसने मुंह बनाते हुए कहा तो साइम अहमद पेशानी पर शिकने डाले उसे देखने लगे। वो जल कुकड़ा मुकर्रम मेरे साथ ही पढ़ता है यूनिवर्सिटी में। क्लास में हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। जब भी एक नंबर फालतू आ जाए मेरा तो इसके तो जैसे तन बदन में आग लग जाती है। देखें जरा प्रोफेसरों से लड़ने पहुंच जाता है कि इसका एक नंबर फालतू आया तो आया ही क्यों। सख्त जलता है मुझसे मनहूस कहीं का।
उन्हें इसकी बातें सुनकर चक्कर आ रहे थे। वो इसके बारे में क्या सोच रहे थे और वो मुकर्रम के बारे में कैसे-कैसे ज़ाविये से सोच रही थी। नहीं बेटा, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, इतना एहसास करने वाला है। अब्बा जी तो इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे। उन्होंने सुलझे अंदाज़ में कहा तो वो कहका लगाकर हँस पड़ी। अपने घर में ही सीधा बनता होगा, मुझे तो कहीं से भी वो शरीफ पीपा बच्चा नहीं लगता। एक नंबर का रॉकेट है। उसने मुँह चढ़ाते हुए कहा तो साईं अहमद घूर कर उसकी जानब देखने लगे। कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रही हो बेटा? कुछ शर्म कर लो, कज़न है वो तुम्हारा। उन्होंने इसे घिरकते हुए कहा तो वो सर झटक कर शीशे से बाहर देखने लगी। गाड़ी घर के सामने रुकते ही वो बिना कोई बात किए अंदर की जाने बढ़ गई। नगमा बेगम टीवी लाउंज में ही उसे नजर आ गई थी। ए शामी सवारियां कित्थों आ रही हैं प्योती दी? ये शाम को सवारियां कहाँ से आ रही हैं बाप बेटी की? चाय बनाते हुए नगमा बेगम ने बावर्ची खाने की खिड़की से झांकते हुए कहा तो साईं अहमद आंखें घुमाते हुए गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गए। जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा था। हाँ जी सरकार, जवाब देने से भी आ गए अब। चाय मग में उंडेलते उन्होंने कहा तो साइम साहब ने गहरी सांस भरकर नफी में सर हिलाया। इनका इस लम्हे नगमा बेगम की किसी तंज और जुमले का जवाब देने का कोई मूड नहीं था। की हो गया है, कोई मौन व्रत तो नहीं रखा है तुसी? चाय का मग लेकर उनके बराबर में बैठते उन्होंने कहा तो साइम साहब ने गहरी सांस भरकर इनकी जानब देखा। क्या चाहते हो तुम नगमा? क्यों ख्वाहिश मेरा सिर खा रही है? सर मसलते उन्होंने कहा तो नगमा बेगम ने नाक फुलाकर इनकी जानब देखा और शर्ल करके चाय की चुस्की भरी। खुदा दा खौफ खा नगमा की सूसू लाइए। खुदा का खौफ करो नगमा, क्या सूसू लगाई हुई है। साईं अहमद ने उकताकर कहा तो नगमा बेगम ने मुंह बनाकर उनकी जानिब देखा। तानू मेरे इत्थे बहन ते मसला के शर्ल करके चाह पीन थे। आपको मेरे इधर बैठने पर मसला है कि शर्ल करके चाय पीने पर? नगमा बेगम ने मस्कीनी शक्ल बनाकर कहा तो बेसाख्ता साईं अहमद मुस्कुरा पड़े। तुम कभी नहीं सुधर सकती। जा मेरे वास्ते भी ले आ एक कप चाह दा। जा मेरे लिए भी लाओ एक कप चाय का। उन्होंने कहते हुए टीवी के रिमोट से बटन दबाया और फिर फिजा में खबरनामे का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकला। वो चुड़ैल यहाँ तक पहुंची कैसे? शाम के साए आसमान पर गहरे होते चले जा रहे थे। बाहर वाले सहन में इधर उधर चक्कर लगाते हुए इसने कहा तो रोहेल ने उसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली दी। खुदा का खौफ खाओ, कम से कम अपनी होने वाली बीवी को चुड़ैल तो मत बोलो। रोहेल ने नीम को खाते हुए मजे से कहा तो मुकर्रम ने खूंखार निगाहों से उसे घूरा। होने वाली बीवी, इस चुड़ैल को मैं अपना चपड़ासी न रखूं? तुम कहाँ उसे मेरी बीवी के रुतबे पर फाइज कर रहे हो? उसने जलकर कहा तो रोहेल कहकहा लगाकर हंसने। बेटा जी फैसला तो हो गया। अब भावें तुम इसको चपड़ासी रखो या बीवी, गले तो वो तेरे पड़ ही गई है। रोहेल ने एक बार फिर निमको का चटखारा लेते हुए कहा तो मुकर्रम ने स्टूल पर बैठते हुए उसे एक धप लगाई। ऐसी गले में पड़ी हुई चीजों का ना मैं गोला बना के आसमान में इतना दूर गायब कर देता होता हूँ कि निशान भी वापस नहीं आता। उसने इतराते हुए कहा तो रोहेल ने होंठ टेढ़े करके उसकी जानब देखा। ऐसा लग रहा है कि तुम नाना जी को जानते ही नहीं हो, जो उन्होंने कह दिया वो तो फिर होकर ही रहना। निमको का खाली लिफाफा चिड़मुड़ करते हुए उसने गेट से बाहर गली में झाला और हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। देख, कुछ कर। मैं नहीं इस लच्छा बांदरी तेज तरारे आरे की जुबान वाली लड़की से शादी करनी। मुफ्त में मेरे गले में बांध रहे हैं। यार, इसे भला मेरा क्या कसूर है जो उसके अब्बू ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। इनका खलारा मैं क्यों समेटूं? उसने सर मारते हुए रूहान से लहजे में कहा तो रोहेल महज हंसकर रह गया था। दस्सां तैनू मैं कि क्यों समेटूं तू उन्हां दा खलारा? हाँ, तुम्हें मैं बताऊं कि क्यों समेटूं इनका खलारा? पता नहीं कहाँ से जरीना बेगम फारुद हो गई थी। ख़वातीन और हज़रात, लॉरेंस कॉलोनी के इस क्वार्टर में ज़लील होने का मुहूर्त शुरू हुआ जाता है। अपनी कुर्सियों की पेटी कस लीजिए क्योंकि शुरू शुरू होने वाला है। रोहेल ने धीमी आवाज़ में कहा तो मुकर्रम ने उसे आंखें दिखाकर बाज रहने की तलकीन की। अम्मी, हे, मैं तो वैसे ही जोक मार रहा था। मैं हूं ना अहमद खानदान के सारे किए कराए, मेरे को ही तो समेटने हैं। जूते उतारने की क्या पता, ये प्यारी सी जूती आपके पैरों में बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे सर में लगेगी तो ख्वाम ख्वाब पोला हो जाएगा। उसने मिसनी सूरत बनाकर जरीना बेगम को लगभग शीशे में उतारने की कोशिश की। तू जेड़ा है ना, अपनी हरकतां तो बाज आ जा। नाले की जरूरत पाई है ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। शर्म करनी चाहिए बंदे नू। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ वाली गल होंदी। तुम जो उनसे यूं ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। और क्या ज़रूरत है अपनी शादी की बातें करने की? शर्म करनी चाहिए बंदे को। ये बातें बड़ों के करने की होती हैं। ज़रीना बेगम ने जी भर के इसके लत्ते लिए और जाते-जाते एक बार फिर मुड़कर उसे देखने लगी।
تے خاری صلاح اندر آ جاؤ، مغرب دیاں اذاناں ہون والیاں تے کتے شہزادے نوں چڑیلاں ہی نہ چمبڑ جان۔ تو خیری صلاح اندر آ جاؤ، مغرب کی اذانیں ہونے والی ہیں، کہیں شہزادے کو چڑیلے ہی نہ چمڑ جائیں۔ زرینہ بیگم مزے سے کہہ کر خود اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مکرم منہ کھولے نہیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ لے بھلا اے کی گل ہوئی، ویاہ دیاں گلاں نہ کرو، ہور تہاڈے ویاہ دیاں گلاں کریے۔ لے بھلا یہ کیا بات ہوئی، شادی کی باتیں نہ کرو اور آپ کی شادی کی بات کریں۔ اس نے جل کر کہا تو رحیل نے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ چلو اندر چلیے، کتے سچی مچی شہزادے نوں چڑیلا نہ چمڑ جان۔ اس نے چڑھاتے ہوئے اسے اندر بھاگا تھا، مکرم بھی سمجھ آنے پر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، ٹی وی اسکرین پر حسب معمول 9 بجے والا خبر نامہ چل رہا تھا۔ سائم صاحب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا غور سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ قریب ہی نغمہ بیگم بیٹھی اپنے دیگر چھوٹے موٹے کام نپٹانے میں مصروف تھیں۔ کی گل ہے، کی سوچ رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ نغمہ کے چاہے اپنے شوہر سے لاکھ اختلافات صحیح، مگر انہیں اپنے شوہر کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی جب سے وہ گھر آئے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سی الجھن اور پریشانی تھی۔ میں نے تیرے نال ایک گل کرنی ہے، ٹی وی کا والیوم میوٹ کرتے انہوں نے کہا تو نغمہ بیگم توجہ سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں آج ابا جی کے گھر گیا تھا۔ ان کی بات سن کر نغمہ بیگم کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ کچھ بولنے تو پہلے میری گل سن لے ایک باری۔ کچھ بولنے سے پہلے میری بات سن لو ایک باری۔ سائم احمد نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ جو کچھ بولنے والی تھی گہری سانس بھر کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ سچ بتاؤں نہ ہو، اب میں بہت تھک گیا ہوں، لڑتے لڑتے، جھیلتے جھیلتے۔ عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جب بندہ تھک کر سکون کی تلاش کرتا ہے۔ میں نے بھی ہن سکون چاہیے۔ ابا جی نے معاف کر دیا ہے ہمیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو کمزور رشتہ برسوں پہلے ساڈے اور ان کے درمیان بن گیا تھا وہ اب مضبوط رشتے میں بدل جائے۔ انہوں نے اپنے بڑے پوتے کے لیے ساڑی ہائیزادہ ہاتھ مانگا ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو سائم احمد نے اسی لمحے نغمہ بیگم کے سر پر پھاڑا تھا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پائی تھی۔ کی فیصلہ کیتا پھر تسی؟ کیا فیصلہ کیا پھر آپ نے؟ بنا کوئی اعتراض کیے انہوں نے سیدھا سوال کیا تو وہ قدرے حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ میں نے ہاں نہیں کی، ابھی کہا تھا کہ تم سے بات کر کے بتاؤں گا۔ انہوں نے گہری سانس بھرتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا تو نغمہ بیگم خاموش سی ہو گئی تھی۔ حائزہ کو پوچھ لو، جی انہوں کوئی اعتراض نہیں تو مینوں بھی نہیں۔ حائزہ سے پوچھ لیں، اگر اسے اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ وہ کہتے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی اور ان کا یہ انداز اور رویہ سائم احمد کے لیے بہت انوکھا سا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ کتنی دیر سوچوں کے گہرے گرداب میں گم رہے، جیسے جو ہو رہا تھا اس کا کوئی بھی سرا ان کے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ لارنس کالونی کے ریلوے کوارٹر میں اس وقت رات 8 بجے والا ڈرامہ چل رہا تھا۔ تمام خواتین عالیہ بیگم کے کمرے میں نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر ڈرامہ ملاحظہ کر رہی تھیں۔ کلثوم جہاں بھی وہیں پر ہی موجود تھی۔ اے جڑی ہے نا، اے بڑی کپتی ہے، دینا اے نال ہوندا کی ہے؟ جونسی ہے نا، بڑی خرانٹ ہے، دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کلثوم جہاں ڈرامے میں دیکھتے ہوئے کبھی بھی خاموش نہیں رہتی تھی۔ انہیں کرداروں پر تبصرہ کرنے کا خاصا شوق تھا۔ لو جی، یہاں زنانہ محفل جمی ہوئی ہے، کوئی روٹی ٹکر کا سین پارٹ ہے کہ نہیں؟ نعیم احمد نے اندر جھانکتے ہوئے کہا تو زرینہ بیگم فٹافٹ کارپیٹ سے اٹھ کر باہر لپکی تھی۔ سنو جی، لگ گئی ہے تہانوں بھوک، بولو روٹی پکا دیاں کہ چول کھاؤ گے؟ سنو جی، لگ گئی آپ کو بھوک، بولو روٹی پکا دوں یا چاول کھائیں گے؟ زرینہ بیگم پورے موڈ میں آ چکی تھی۔ چول بھی دے دے تو تھوڑی روٹی بھی پکا دے، چاول بھی دے دو تھوڑے اور ایک روٹی بھی پکا دو۔ نعیم احمد نے آرام سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حکم نامہ سنایا تو زرینہ بیگم بھی سر جھٹکتے ہوئے باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ توبہ، بہت کھاندا ہے ویسے پورا ٹبر، انہاں دا وس نہ چلے سارے چولہے چونک دیں سانوں۔ توبہ، بہت کھاتا ہے ویسے پورا خاندان، ان کا بس نہیں چلتا چولہے میں جھونک دیں ہمیں۔ روٹی کا پیڑا بناتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھیں۔ امی، ابو کو پتہ چل گیا نا کہ آپ ان کے نوالے گن رہی تو وہ سخت برا منائیں گے۔ ماورا نے فرائی پین سے سالن پلیٹ میں انڈیلتے ہوئے کہا تو زرینہ بیگم نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ تو چپ کر جا، وڈی آئی پیو دی چمچی، جو ہوئے گا وہی دساں گی نا۔ روٹی پر دیسی گھی کا ایک چمچ لگاتے انہوں نے جل کر کہا تو وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ جا، دے دے اپنے پیو کو، روٹی چھاوے میں رکھتے انہوں نے کہا اور جو خود چکنا بلنا سمیٹنے لگی۔ امی،
सुबह मेरी यूनिवर्सिटी में पार्टी है। मेरी दोस्त आपके हाथ की बिरयानी खाना चाहते हैं। सुबह बना देंगी बिरयानी? वो बड़ी आस से मोहब्बत भरे लहजे में इनसे पूछ रहा था। ज़रीना बेगम ने एक नज़र उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। बेटे, आपको अम्मी नज़र आती हैं क्या काम वाली? इनका लहजा इंतहाई धीमा था कि इकबाल के लिए तो मुकर्रम की समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रही हैं। वैसे तो अम्मी आपके घर के काम कर अपना हुलिया ही ऐसा बना लिया कि इकबाल के लिए बाहर से हो तो गुमान होता है कि कैसे कोई काम वाली मासी बैठी हो। बंदा कपड़े-शपड़े बदल के मेकअप-शेकअप करके रहता है घर में, ताकि बाहर से आया बंदा आए तो कोई अच्छा तासुर मिले। वो मुँह हिलाते हुए गोया हुआ तो ज़रीना बेगम ने हवाई चप्पल उछालने में देर नहीं की थी। माँ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ हया दा घाटा। माँ को काम वाली कह रहे हो, हया की कमी? ज़रीना बेगम इसके पीछे दौड़ते हुए गोया हुई थी, मगर तब तक वो निकल चुका था। गंदी औलाद! अल्लाह मियाँ गंदी औलाद भी किसी दिन ना पल्ले ना पवे। गंदी औलाद भी किसी के पल्ले ना पड़े। बिरयानी के लिए फ्रीज़र से गोश्त निकालते हुए वो बड़बड़ाई थी। बहरहाल बिरयानी तो उन्होंने उसे बनाकर ही देनी थी। आखिर को उनकी इज़्ज़त का सवाल था। वो बिस्तर सीधा करके सोने की तैयारी कर रही थी। खिड़की के बाहर मौसम बेहतर हो गया था। पहले काले बादल अब किन-मिन बरसती बारिश ने फ़िज़ा को खूबसूरत बना दिया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो यकमुश्त सीधी हुई थी। नगमा बेगम हाथ में दूध का ग्लास लिए अंदर दाखिल हो रही थीं। "ले फड़, पी, पी ले तू, रोटी भी नहीं खाती तू।" दूध का ग्लास साइड मेज़ पर रखते हुए उन्होंने कहा तो उसने ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया। "एक गल करनी है तेरे नाल।" नगमा बेगम को कम से कम इस तरह तमीज़ बाँधने के लिए तो उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा था। "करो।" हाइज़ा ने दूध का खाली ग्लास वापस मेज़ पर रखते हुए इनसे कहा तो वो बिस्तर पर इसके पास ही बैठ गई थीं। तेरे प्यो तेरा प्यो तेरे दादके तेरा रिश्ता पक्का कर आया है। तुझे कोई एतराज़ है तो बोल पुत्तर, मैं तेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं होने दूँगी। नगमा बेगम की ममता इस लम्हे काबिल-ए-दीद थी। हाइज़ा को न जाने क्यों उनकी इस अंदाज़ पर हँसी आई थी। आप इसलिए मुझसे पूछने आई हो कि रिश्ता बाबा ने अपने ख़ानदान में तय किया है। जे रिश्ता आपकी मर्ज़ी का होता तो तुसी कदी भी मेरे कोलों नहीं सी पूछना। आपने पता किया, कहना था इनकार करके ते विखावे, एदी एदी जुर्रत है नी, एदी जुर्रत है एदी। इनकार करके तो दिखाए, इसकी जुर्रत है इतनी। हाइज़ा ने हँसकर मज़ा लेते हुए कहा तो नगमा बेगम के तो सर पर जा लगी। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरे वालों ठंडे खूच जाके बढ़ जा बेगैरत ना होन दे सही कहते हैं कल के बच्चे आजकल के बच्चे बच्चों को इज्जत तो रास नहीं मेरी तरफ से भाड़ में जाओ बेगैरत ना हो तो नगमा बेगम उसे गुस्से से घूरते हुए उठकर बाहर निकल गई और यही वो सोचती रहेगी कि इसके बाबा ने रिश्ता किया किसके साथ है ये तो पूछ लेती कम से कम उसने सर झटका और लिहाफ सीधा करके ऊपर लेट ओढ़कर लेट गई